नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। समुद्र के नीचे दब रही चांदी, शायद महासागरों के नीचे भी। वैज्ञानिकों ने नई स्टडी से चौंकाया। जलवायु परिवर्तन का असर केवल पर्यावरण पर ही नहीं, खनिजों और बहुमूल्य धातुओं की उपलब्धता पर भी पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते भारी मात्रा में चांदी दक्षिण चीन सागर के नीचे जमा हो रही है। एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने कहा कि संभव है कि ऐसा दुनिया भर के महासागरों में भी हो रहा हो। चीनी वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि वियतनाम के तट पर समुद्री तलछट में फंसी चांदी की मात्रा 1850 के बाद से तेजी से बढ़ी है। उसी समय से दुनिया में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और मानव ने भी भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में छोड़नी शुरू कर दी। अगला, चीन के इशारे पर चल रहा नेपाल। मीडिया में मंगलवार को प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी दी गई। ऑनलाइन समाचार पोर्टल नेपालखबर.com ने नेपाल राष्ट्र बैंक के संयुक्त प्रवक्ता दिल्ली राम पोखरेल के हवाले से बताया कि नेपाल राष्ट्र बैंक ने नए मानचित्र के साथ बैंक नोटों की छपाई की प्रक्रिया पहले ही आगे बढ़ा दी है, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। नेपाल का यह कदम भारत को फिर से नाराज कर सकता है। इसी साल मई में जब नेपाल ने नए NPR 100 करेंसी नोट प्रिंट करने का फैसला किया था तो भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उस समय बताया गया था कि सरकार ने नेपाली 100 रुपए के नोटों पर पुराने मैप को हटाकर नया मैप प्रिंट करने का फैसला किया है। अगला, हाथ से जा चुका है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की हालत देखकर पाकिस्तान के एक सीनियर नेता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने संसद में ही इस्तीफा दे दिया। इन सीनियर नेता का नाम है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के प्रमुख सरदार अख्तर मेंगल। उन्होंने आरोप लगाया कि अशांत प्रांत बलूचिस्तान की संसद लगातार अनदेखी कर रही है। मेंगल 61 को 8 फरवरी के आम चुनाव में उनके गृह क्षेत्र खुजदार से नेशनल असेंबली का सदस्य चुना गया था। उनका इस्तीफा हाल के हमलों और पिछले महीनों में लोगों को जबरन गायब किए जाने को लेकर बलूचिस्तान में बढ़ते चुनाव के बीच आया है। हालांकि उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। अगला, ब्रुनोई के ऐतिहासिक इबादतगाह में मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में ब्रुनोई पहुंचने के बाद राजधानी बंदर सेरी बेगवान में ऐतिहासिक सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। पीएम मोदी ने कुछ समय के लिए मस्जिद में रुककर इमाम से मुलाकात की और एक वीडियो भी देखा। इससे पहले ब्रुनोई दारुस्सलाम में पीएम मोदी का क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने स्वागत किया। इससे पहले ब्रुनोई पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अगला, सूर्य पर धमाकों से दहल उठा सौर मंडल, 23 सालों का रिकॉर्ड टूटा। अगस्त के महीने में सूर्य की सतह पर सनस्पॉट की संख्या ने 23 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नया डेटा बताता है कि वैज्ञानिकों के सभी अनुमान गलत साबित हुए। अगस्त 2024 में सूर्य पर कितने काले धब्बे दिखने की उम्मीद थी, उसके दोगुने से ज्यादा धब्बे नजर आए। अब उस बात को साफ संकेत मिलता है कि सूर्य अपने विस्फोटक चरम यानी सौर अधिकतम में से गुजर रहा है। यह सूर्य के 11 वर्षीय सौर चक्र के दौरान सबसे अधिक सौर गतिविधि वाला समय होता है। सनस्पॉट सूर्य की सतह पर मौजूद वे क्षेत्र होते हैं जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तारे की मैग्नेटिक फील्ड में सेंध लगा देता है। मैग्नेटिक एनर्जी मुक्त होने पर एक विशाल विस्फोट होता है जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। इन क्षेत्रों का तापमान बाकी सतह के मुकाबले कम हो जाता है। धरती से देखने पर सनस्पॉट सूर्य की सतह पर काले धब्बे जैसा नजर आता है। वैज्ञानिक सनस्पॉट और सौर ऊर्जाओं तथा कोरोनल मास इजेक्शन के आकार और फ्रीक्वेंसी से तय करते हैं कि सूर्य अपने 11 वर्षीय सौर चक्र में कहां पर है। अगला, देश का नया एयर डिफेंस सिस्टम। कुछ महीने पहले DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए VLSRSAM का सफल परीक्षण किया था। यह कम दूरी की सतह में से हवा
में मार करने वाली मिसाइल है जिसे वर्टिकली लॉन्च किया जाता है। वर्टिकली लॉन्च करने की सुविधा इसे पनडुब्बी और जहाज में तैनात करने में मदद करती है, लेकिन वायुसेना के लिए यह सुविधा काम की नहीं थी। इस मिसाइल में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है जो इसकी सटीकता को और बढ़ाता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट का मतलब होता है कि राडार को चकमा देकर आ रहा विमान, ड्रोन, मिसाइल या हेलीकॉप्टर, यानी भारत को अब दुश्मन इस तरीके से भी चकमा नहीं दे सकता। VLSRSAM मिसाइल दुश्मन की धज्जियां उड़ा देंगी। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है और अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति बराक 1 से 2 गुनी ज्यादा है। यह मैक 5556.6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ती है। इसे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। खासियत यह है कि ये 360 डिग्री में कहीं भी घूमकर अपने दुश्मन को खत्म करके ही मानती है। अगला, रूसी हमले के बाद जेलेंस्की सरकार में भारी उथल पुथल जारी। यूक्रेन के पोल्तावा में रूस के सबसे भीषण हमले के बाद से राष्ट्रपति जेलेंस्की की सरकार में भारी उथल पुथल जारी है। रूसी हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं। इस बीच यूक्रेन के हथियार प्रमुख समेत 4 मंत्रियों के इस्तीफे ने जेलेंस्की सरकार को हिला दिया है। रूस से चल रहे घातक युद्ध की विषम परिस्थितियों में यूक्रेन के हथियार उत्पादन प्रमुख और रणनीतिक मंत्री अलेक्जेंडर कमिशिन समेत 4 अन्य मंत्रियों के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि कमिशिन ने रक्षा मंत्री पद की प्रत्याशा में यह कदम उठाया है। इस बीच एक और इस्तीफे की खबर आ रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी अचानक त्याग पत्र दे दिया है। अब तक इस्तीफा देने वालों की संख्या 5 पहुंच चुकी है। अगला, ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख, क्योंकि पुतिन ने दिया न्योता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया के दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों देशों की सरकारों ने उलान बटार में एक विद्युत संयंत्र को उन्नत बनाने के लिए उसकी सफलता की संभावना के अध्ययन और डिजाइन के लिए तथा मंगोलिया को विमानन ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पुतिन ने दोनों देशों के बीच रेल प्रणाली विकसित करने की योजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। पुतिन ने मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख को अक्टूबर के अंत में रूस के कजान शहर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ब्रिक्स देशों में रूस और चीन जैसे देश भी शामिल हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी IRIA नोवास्ती के मुताबिक खुरेलसुख ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अगला, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के फाइनेंस हेड को इस्तांबुल पुलिस ने किया गिरफ्तार। तुर्की की स्टेट मीडिया का सनसनीखेज दावा। इजराइल समास युद्ध के बीच तुर्की की स्टेट मीडिया ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के फाइनेंशियल नेटवर्क हेड को इस्तांबुल पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का सनसनीखेज दावा किया है। तुर्की की स्टेट मीडिया एजेंसी अनादोलू के अनुसार इस्तांबुल पुलिस ने मोसाद के वित्तीय नेटवर्क प्रमुख रेक्स हेपी को तुर्की में गिरफ्तार धर दबोचा है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार रेक्स हेपी ने इजरायली खुफिया सेवा के निर्देशों के तहत फिलिस्तीनी राजनेताओं के खिलाफ ड्रोन से सर्वेक्षण और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन किए। धन्यवाद।